भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। अब मैंने जो ये 2 लाइन्स गाई हैं इस गाने की, तो आप सभी ये तो समझ ही गए होंगे कि इंडिपेंडेंस डे वीक शुरू हो चुका है। जी हाँ, इस साल के 15 अगस्त 2021 वाले दिन, 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, उस दिन हमारे स्वतंत्र देश को 75 साल पूरे हो जाएंगे। हमारे भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। इस दिन बहुत कुछ हम करते आए हैं। अपनी स्कूल के टाइम में हमने देखा होगा कि बच्चे कितनी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, मज़े मस्ती करते हैं और अपने शूरवीरों को याद करते हैं। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत विविधताओं का देश है। अनेकों भाषाएं, संस्कृतियां, कलाएं और त्योहार, न जाने कितनी ही चीज़ें हैं हमारे देश में। तो अगर कभी हम इसमें गर्व करने की बात सोचते हैं, दिमाग में आती है हमारे ऐसी कुछ बात कि हम अपने देश पर किस तरह से गर्व कर सकते हैं, तो उन वजहों की कोई कमी नहीं है। हम जिस भी वजह में चाहें अपने देश पर गर्व कर सकते हैं। यहाँ की कलाओं पर, संस्कृति पर, भाषाओं पर, त्योहारों पर बहुत कुछ है हमारे देश में। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सृष्टि श्री वर्मा और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले सीधी से बिलोंग करती हूँ। अब वैसे तो शहर हमारा छोटा सा ही है, इसका शहरी क्षेत्र छोटा भले ही है, पर मेरे सीधी जिले में नदी, पहाड़ और झरनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इन सारी चीज़ों की भरमार है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारा सीधी शहर प्रकृति से घिरा हुआ है। तो इस वजह से मुझे अपने शहर से, अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार है। बहुत अच्छी लगती है मुझे अपनी ये जन्मभूमि, मुझे सीधी बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अलावा अब मैं आपको कुछ अपने फैमिली के बारे में बताती हूँ। अब मेरी फैमिली में मेरे अलावा 5 और मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं। उनका नाम है मिस्टर राममूर्ति वर्मा। बिजनेस वो इन्वर्टर बैटरी का करते हैं और हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं। उनके बाद हैं मेरी मम्मी का नाम है मिसेस मालती वर्मा। उनका मायका उचेहरा का है। और उसके बाद है मेरा बड़ा भाई नीरज वर्मा, वो भी एक बिजनेसमैन है। उसके बाद है मेरी भाभी का नाम है शिखा तोमर। और फिर सबसे छोटा, हमारे फैमिली का सबसे छोटा मेंबर पर सबसे खास मेंबर, मेरा छोटा सा भतीजा 1.5 साल का, उसका नाम है श्रेयस वर्मा। अब श्रेय का नाम मैंने लिया है तो उसके बारे में एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि जब हमारा छोटा सा वो जो भतीजा मेरा, इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं। इसमें ये भैया है, ये मैं हूँ, ये पापा, ये श्रेय, ये मम्मी और ये भाभी। ओके, तो ये मेरी फैमिली। हाँ, तो मैं श्रेय के बारे में बता रही थी। उसको हम प्यार से श्रेय कहते हैं, उसका नाम श्रेयस है। तो श्रेयस के बारे में मैं ये बता रही थी कि जब वो पैदा हुआ था, तो जब वो हॉस्पिटल से घर आया, तो उस टाइम पे जब वो एकदम छोटा सा था, तो जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं वो झजकते हैं सोते सोते से। उनको डीप स्लीप नहीं लेते हैं, वो छोटी छोटी सी ऐसी स्लीप लेते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं। तो वो भी जब छोटा था तो वो भी ऐसे झजक जाता था, पर जैसे ही हम उसके सर पेट में रखते थे, उसका हाथ पकड़ लेते थे, तो उसको एकदम जैसे ऐसा लगता था कि शायद कोई है आसपास, तो वो शांत हो जाता था आराम से, फिर वो डीप स्लीप ले पाता था। तो जब ऐसी सिचुएशन थी तो उस टाइम पे जब उसका हाथ पकड़ लेती थी मैं, जब वो सोता रहता था, तो उस टाइम पे मैंने एक 2 लाइन की कविता लिखी थी, 2 लाइन की ही, तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। तो लाइन कुछ ऐसी है कि उसका हाथ पकड़ मेरा हाथ पकड़ उसकी बेचैनी दूर हो जाने का भाव ही कुछ और है। मेरा हाथ पकड़ उसकी बेचैनी दूर हो जाने का भाव ही कुछ और है। उन नन्ही हथेलियों के स्पर्श का एहसास ही कुछ और है।
उन नन्ही हथेलियों के स्पर्श का एहसास ही कुछ और है। मेरा भतीजा हम सब के लिए बहुत स्पेशल है, ना सिर्फ मेरे लिए, बाकी मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, तो ही इज़ लव। उसके अलावा अगर मैं अपनी बाकी फैमिली के बारे में आपको बताऊं तो मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, पर मैं आपको समराइज़ करके अपने हेड ऑफ द फैमिली जो हैं उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमारे फैमिली के जो हेड हैं वो हैं मेरे दादाजी, जिनको सभी लोग दद्दा जी कहकर बुलाते हैं। उनका नाम है श्री यदुनाथ प्रसाद वर्मा जी। वो एक रिटायर्ड टीचर हैं और इस समय सीधी में ही रह रहे हैं। उनके बाद हैं मेरे ताऊ जी, जिनका नाम है साधुलाल वर्मा जी। वो भी इस समय सीधी में ही है। उसके बाद मैं बताती हूँ, उनके बाद है मेरे एक बड़े पापा जी का नाम है हमारे सुरेश प्रसाद वर्मा जी। और उनके बाद हैं मेरी बड़ी मम्मी का नाम है रेखा वर्मा जी। अब बड़ी मम्मी की बात हो गई है कंप्लीट। ये सारे मेरे सीधी वाले फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे दादाजी वाले, वो वाले फैमिली मेम्बर्स। अब अगर मैं नाना नानी साइड जाऊं तो मेरे नाना जी का नाम है श्री राम खिलावन जी कचेर, स्वर्गीय श्री राम खिलावन जी कचेर। वो एक रिटायर्ड हेडमास्टर रह चुके थे। उनके बाद मेरी नानी का नाम है कमला कचेर जी। और उसके बाद मेरे छोटे नाना जी हैं, उनका नाम है राम गोपाल जी कचेर। वो इस समय रहे हैं। ये मेरे छोटे नाना जी हैं। तो ये सारी तो बात हो गई मेरी फैमिली के बारे में। अब मैं ये लाइव में क्यों आई, इसके पीछे की क्या कहानी रही, इतने दिनों बाद क्यों आई, मैं तो कब से आ सकती थी, पर मैं अब क्यों आई, इसके पीछे की जो भी कहानी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर अभी मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मुझे यहाँ पे टॉपिक दिया गया था कि मुझे कविताएं सुनानी है। मुझे राजकिशोर जी ने कहा था कि आपको कविताएं सुनानी है, तो अब मैं आई हूँ तो आपको कविताएं सुनाती हूँ। ओके, तो कविताएं सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कविता होती क्या है। तो कविता होती क्या है ये भी समझाने के लिए मैंने एक कविता लिख रखी है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सीधे सीधे समझ जाते हैं, तो समझ जाएंगे। तो मैं पॉइंट पे आती हूँ अब। तो जब हम कविता के विषय में सोचते हैं तो मानो मन शांत सा हो जाता है कि अब हम गोता खाने वाले हैं शब्दों की एक खूबसूरत सी नदी में। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। छंदों की श्रृंखला का मेल है कविता, छंदों की श्रृंखला का मेल है कविता, आम सी बात को रसमयी करने का खेल है कविता। छंदों की श्रृंखला का मेल है कविता, एक आम सी बात को रसमयी करने का खेल है कविता। एक प्रेमी के दिल का भाव है कविता, मन की हलचल का सार है कविता। वात्सल्य है माँ के मन का कभी ये, वात्सल्य है माँ के मन का कभी ये, तो कभी दोस्तों की पुरानी याद है कविता। भाव समझ ले शब्दों से कोई इतना इसे सजाते हैं, भाव समझ ले शब्दों से कोई इतना इसे सजाते हैं, कभी हंस के तो कभी रो के सब कुछ इसमें। चाहे बच्चों का उत्साह हो या वीरों का बलिदान हो, चाहे बच्चों का उत्साह हो या वीरों का बलिदान हो, कितने कलात्मक रूप से सब कह देती है, कितने कलात्मक रूप से सब कह देती है कविता, कितनी मासूमियत से अपनी छाप छोड़ देती है। अब मेरी इस कविता के विषय में जो कविता जो अभी अभी मैंने सुनाई है आपको, इसको सुनने के बाद शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कविता के बारे में अगर नहीं पता होगा कि कविताएं क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, उसके बारे में क्या उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, वो जिनको नहीं पता होगा ज़्यादा उसके बारे में, अब उनको भी थोड़ा थोड़ा सा हिंट लग गया होगा कि कविताएं होती क्या हैं, कैसे लिखी जाती हैं। ओके, तो अब इन सारी बातों को अलग रखते हुए अब मैं आपको अब अपने बारे में बताती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे चुकी हूँ, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन था मेरा। अब मैं आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ। मेरा स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सीधी से ही कंप्लीट किया है मैंने। उसके बाद अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ और मेरे मास्टर्स का फर्स्ट ईयर चल रहा है। एंड मेरा मास्टर्स मैं कर रही हूँ माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल से।
वहाँ से मैं MA इन मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हूँ। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 6th क्लास में थी तब से ही मुझे वॉइस ओवर वगैरह का काफ़ी शौक है। घर में माहौल था वॉइस ओवर्स का, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, बड़ी मम्मी के साथ में रहा करती थी, तो उस टाइम पे भैया लोगों की जो शॉप है वहाँ पे लोग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आते थे। एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे कि जैसे चुनाव प्रचार हो गया, किसी दुकान का, किसी स्कूल का एडवर्टाइजमेंट, या फिर किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी जैसे आप जो सुनते हैं, या फिर जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं वो सारी भी उसी एडवर्टाइजमेंट में आती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती थी ये भैया के पास आती थी, तो भैया उसको रिकॉर्ड करके उनको दिया करते थे, या फिर एक अंकल आते थे वो करते थे। तो जब मैं 6th क्लास में थी तो जो अंकल आते थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि बेटा आज तुम रिकॉर्ड करो, तुम्हारी आवाज़ हम ट्राई करना चाहते हैं कि कैसी लगती है रिकॉर्डिंग में, कैसा बोल पाओगी तुम। तो मैंने 6th क्लास में पहली बार एक रिकॉर्डिंग करी थी, जो कि एक बस का एडवर्टाइजमेंट था। वो कुछ ऐसे की थी, मुझे उसकी थोड़ी सी लाइन याद है। वो मैंने ऐसा कुछ बोला था कि सीधी से भोपाल इंदौर के लिए अम्बे ट्रेवल्स की डेली सर्विसेज रोज़ाना शाम 3:30 बजे रवाना होती है। ऐसा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें, मुझे आज तक याद है, क्योंकि मे बी वो मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी और इस वजह से मुझे वो याद करके भी बहुत यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। तो वो मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी और वहाँ से मेरे इस वॉइस ओवर जर्नी का शुभारंभ हुआ था। फिर 6th क्लास में जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी तो मुझे ये समझ में आया, लोगों के रिव्यूज़ जब सुने, लोगों ने मुझे, मेरे रिलेटिव्स ने सुना, और भी सीधी के लोगों ने ये अनाउंसमेंट सुनी थी, तो काफ़ी तारीफ़ की थी लोगों ने मुझे मेरी इस काम को लेकर के कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से बोलती हो तुम। तो इसके बाद मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला था, तो मैंने स्कूल में बात करी कि स्कूल में जो प्रेयर कराई जाती है, तो प्रेयर के लिए जो कमांड देते हैं, अटेंशन, स्टैंडीज, टेक प्लेज पोजीशन, और फिर प्लेज बोलते हैं हम कि इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर, तो मेरे साथ रिपीट करते हैं लोग ऐसा। तो ये जो होता था, इसके लिए मैंने बात करी हमारे म्यूज़िक वाले सर से कि सर मैं भी यहाँ प्रेयर में आना चाहती हूँ, प्रेयर के लिए स्टेज पर आना चाहती हूँ और कमांड देना चाहती हूँ। तो जब मैं गई वहाँ तो सर ने परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है बिल्कुल आओ। उन्होंने पहले मेरी आवाज़ सुनी कि क्या कैसा है, तो 6th क्लास से मैंने स्कूल में प्रेयर कराना भी स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं उसमें थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई तो धीरे धीरे करके मैंने स्टेज में एज अ स्पीकर भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अदरवाइज उससे पहले मैं स्टेज में बोलने के लिए नहीं जाती थी। 6th क्लास से पहले मुझे डांसिंग पसंद थी, मैं डांस करती थी, बस वापस आ जाती थी। पर 6th क्लास से मैं एज अ स्पीकर भी स्टेज में जाने लगी कि कभी स्पीच बोल रही हूँ, कभी प्रेयर करा रही हूँ, कभी डिबेट के लिए जा रही हूँ, या फिर काफ़ी सारी एंकरिंग के लिए भी काफ़ी बार मैं गई हूँ स्टेज पर। तो ऐसी सारी चीज़ों में भी मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगी। अब जब धीरे धीरे मेरा सफ़र आगे बढ़ा, मैं बड़ी हुई, तो जब मैं 11th 12th में आ गई तो इन सारी चीज़ों में मैं काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मैं बहुत जानी जाती थी स्कूल में। मेरे सारे स्कूल टीचर्स मुझसे कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले डिपार्टमेंट वाले सारे बहुत खुश रहते थे कि सृष्टि कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी है, उसको स्टेज में खड़ा कर दो, कोई समस्या नहीं, उसको ऑन द स्पॉट भी बता दो कि हाँ सृष्टि ये करना है, वो स्टेज में संभाल लेगी क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी यादें हैं स्कूल से जुड़ी ये सारी। तो जब मैं 11th में आई तो 11th 12th में, तो जब करियर डिसाइड करने का जो फेज़ आता है 11th 12th में, तो उस समय पे मेरे जो सीनियर टीचर्स थे, स्पेशली मेरी हिंदी वाली मैम जो थी, अर्चना मैम, वो बहुत अच्छी मैम थी और बहुत अच्छी मैम है वो अभी भी याद करती हैं, मिलती हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत होती है। तो उनसे जब बात हुई थी मेरी एक बार 11th क्लास में, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सृष्टि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारा उच्चारण बहुत अच्छा है, और तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस से तुम बोलती हो, स्टेज में रिप्रेजेंट करती हो खुद को, वो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगी तुम्हें कि तुम किसी एजुकेशनल सेक्टर पे ध्यान ना लगाते हुए अगर तुम इसी चीज़ को आगे बढ़ाओगी, इसी चीज़ में अपने आप का अपना कुछ करियर डिसाइड करोगी, तो तुम्हारे लिए और अच्छा हो पाएगा, तुम कुछ बहुत अच्छा कर सकोगी। उन्होंने भी कहा था, और मेरे केमिस्ट्री टीचर हैं, उन्होंने भी ये चीज़ मुझसे कही थी कि तुम वॉइस के किसी फील्ड में जाना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम बहुत अच्छा करोगी।
और इवन हमारा जब एक बार 12th क्लास में वाइवा हो रहा था, एक्सटर्नल आए हुए थे उस टाइम पे, तो एक एक्सटर्नल ओके तो आई डोंट नो क्या समस्या हुई थी क्या नहीं, पर आई एम बैक। तो अब मैं आगे की बात कंटिन्यू करती हूँ कि जब फिर 11th-12th में मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि सृष्टि तुम्हें इसी वॉइस से रिलेटेड फील्ड में कंटिन्यू करना चाहिए, तो मुझे काफ़ी मेरे मन के अंदर एक ज्वाला उठ चुकी थी कि हाँ, एक चिंगारी उठ चुकी थी, ज्वाला नहीं, चिंगारी उठ चुकी थी कि हाँ, मुझे वॉइस से रिलेटेड फील्ड में ही जाना है और इसी में कुछ करना है अब। तो उसके बाद फिर जब मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ तो तब तक मैं समझ ही नहीं पा रही थी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर फाइनली सेकेंड ईयर में जा करके मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि मुझे सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ रेडियो जॉकी करना है, क्योंकि उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि वॉइस फील्ड में अगर जाना है मुझे तो मतलब मुझे आरजे बनना है, रेडियो जॉकी बनना है। तो उस हिसाब से मैं ये सोचती थी कि हाँ, अगर मुझे आरजे बनना है तो उसके लिए क्या करें, सीधी में तो रेडियो है नहीं, तो पहले रेडियो को जानते हैं, समझते हैं, और अगर मैं सर्टिफिकेट कोर्स करती हूँ इसका तो मुझे एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि मैं इस फील्ड में कितनी काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ बेहतर या नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ रेडियो जॉकी की शुरुआत करी। भोपाल में अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग करके एक अकेडमी है जिसको मैंने ज्वाइन किया नवंबर 2019 में। उस समय पे जब मैंने ये अकेडमी ज्वाइन करी तो धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी कुछ नया सीखा और जाना कि वॉइस ओवर वाली जो फील्ड है, इस फील्ड में सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं और भी बहुत कुछ है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट न जाने कितने हैं हमारे देश में जो बहुत अलग अलग तरीके के वॉइस ओवर्स करते हैं, और हर जगह आजकल तो वॉइस ओवर का बहुत क्रेज़ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। इवन यूट्यूब में ही बहुत सारी वॉइस ओवर्स की ज़रूरत पड़ती है। जी धन्यवाद, पुनः मेरा स्वागत है, धन्यवाद। हाँ, वो इंटरप्ट हो गई थी बीच में मेरी वीडियो, आई रियली डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, मैंने किसी तरह से उसको पोस्ट किया, आई डोंट नो वो पोस्ट हो गई हो, आई होप सो। तो इस वजह से मैं वापस से आ गई क्योंकि मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी, मुझे अभी और बोलना था। मैं पहली बार आई हूँ। तो ये सारी तो मेरी कहानी थी। अब हाँ, भोपाल से मैंने 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ रेडियो जॉकी कंप्लीट किया है और मैं एक सर्टिफाइड रेडियो जॉकी हूँ। वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, वॉइस एक्टिंग सीखी, जो मैं यहाँ पे करती थी, अनाउंसमेंट्स जैसे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स करते थे हम यहाँ पे, पर वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने सीखा कि जैसे किसी फिल्म की डबिंग होती है, जैसे कोई तमिल फिल्म है तो उसको जब हम हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं तो एक्टर्स भले लिपसिंग में तमिल ही बोल रहे होते हैं पर हमें हिंदी में भी सुनाई देती है ना, तो कोई उसकी डबिंग करता है, तो वो चीज़ भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही करता है। तो ये सारी चीज़ें भी वॉइस ओवर्स में आती हैं, ये सब मुझे वहाँ पता चला। तो इसकी वजह से वहाँ के हमारे जो सर थे, अमन सर हमारे टीचर थे, अमन शिंदे सर, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई कि वॉइस एक्टिंग क्या होती है, क्या कैसे किया जाता है, सिर्फ वॉइस ओवर में सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं होता है, और इसके अलावा हाँ, रेडियो से रिलेटेड भी सारे मेरे डाउट क्लियर किए। बेसिकली मुझे ये बताया कि रेडियो जो मैं सुनती आई हूँ, आकाशवाणी जिसको ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं, वो बस वहाँ तक सीमित नहीं है। लोग माई एफएम, रेड एफएम, रेडियो मिर्ची जैसे रेडियो को ज़्यादा सुनना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इन्फोटेनमेंट लेकर के चलते हैं, इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो यूथ को ये चीज़ ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये सारी मेरी भोपाल तक की जर्नी हो गई। अब मैं अगर आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताऊं तो मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, सिंगिंग पसंद है, लिखना पसंद है, और मुझे क्या पसंद है, हाँ, मुझे यही सारी चीज़ें पसंद है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं करती हूँ तो अगर मैं लो फील कर रही हूँ और फिर अगर मैं सोचूँ कि चलो थोड़ा डांस कर लेते हैं आज, चलो थोड़ा सा गाना गा लेते हैं। हाँ, मुझे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत पसंद है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना भी बहुत पसंद है। हाँ, तो अगर मैं लो फील कर रही हूँ, अगर मैं ये सारी चीज़ें करने का सोचती हूँ, करती हूँ, तो मुझे बेहतर फील होने लगता है। फिजिकल एक्टिविटी कैसी भी हो सकती है, जिमिंग, कार्डियो, योगा, ये सारी चीज़ें मुझे मतलब फिट लाइफस्टाइल पसंद है। तो ये सारी चीज़ें मेरी पसंद की हो गई। और हाँ, वॉइस ओवर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारे वॉइस ओवर कर रखे हैं,
बचपन से जो मैं भैया के साथ एडवर्टाइजमेंट करती थी वो तो अलग, जब मैं भोपाल में रही वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वॉइस ओवर्स किए हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स के भी एडवर्टाइजमेंट्स और उनके भी लिए वॉइस ओवर्स किए हैं मैंने। अभी रिसेंट में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए मैंने वॉइस ओवर किया है, और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स तो मैं कर ही रही हूँ, और मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी मैंने एक वॉइस ओवर कर रखा है। उसके अलावा एक वीडियो भी मैंने बनाया था मतदाता जागरूकता को लेकर के, जो कि मेरे भैया राहुल वर्मा जी ने बनवाया था। उनके नेतृत्व में मैंने वो वीडियो बनाया था, जो कि बहुत अच्छा हुआ था, उसकी भी बहुत सराहना की गई थी, वो भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा था। तो ये सारी हो गई मेरे बारे में जानकारी, मेरी एजुकेशन, मेरी हॉबीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब चलिए, अब हाँ, अपने टॉपिक से ज़्यादा ना भटकते हुए मैं वापस से अपने टॉपिक पर आती हूँ। मुझे कविताएं सुनाने का मिला था जिम्मा, तो अब मैं वापस से आपको कविताएं सुनाती हूँ। तो अब मैं आपको 2 कविताएं सुनाने वाली हूँ। वो कविताएं मैंने 2.5 साल पहले लिखी थी। जनवरी 2019 में मैंने ये कविताएं लिखी थी शायद, हाँ, जनवरी 2019 में। तो अब इन कविताओं के पीछे की क्या हिस्ट्री है, मैंने क्यों लिखी, कब लिखी, ये मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। पहले मैं आपको कविता सुना देती हूँ। तो पहली कविता मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखी थी, मैं आपको वो सुनाती हूँ पहले। मेरे आंसुओं को रोका तूने, मेरी हंसी में खिलखिलाई है। मेरे आंसुओं को रोका तूने, मेरी हंसी में खिलखिलाई है। हाथ थामा है मेरा तूने, जब जब कोई मुसीबत आई है। मेरे आंसुओं को रोका तूने, मेरी हंसी में खिलखिलाई है। हाथ थामा है मेरा तूने, जब जब कोई मुसीबत आई है। मेरी फिक्र मुझसे ज़्यादा तुझे होती है, मेरी फिक्र मुझसे ज़्यादा तुझे होती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो तू भी भूखी सोती है। डरती है तू इस ख्याल से भी कि कहीं रूठ ना जाऊं तुझसे मैं। डरती है तू इस ख्याल से भी कहीं रूठ ना जाऊं तुझसे मैं। पर अगर जो रूठ भी गई तो बिछड़ ना जाऊं खुद से मैं। पर अगर जो रूठ भी गई तो बिछड़ ना जाऊं खुद से मैं। जब भीड़ में खुद को अकेला पाया तो मेरा हाथ थामा है तूने। जब भीड़ में खुद को अकेला पाया तो मेरा हाथ थामा है तूने। न जाने कैसे मेरे दिल की बातों को बिन बयां किए ही जाना है तूने। मेरा मन जब जब भारी होता है तो न जाने कैसे समझ जाती है। मेरा मन जब जब भारी होता है तो न जाने कैसे समझ जाती है। प्यार तो बहुत करती है तू, पर फिर कभी क्यों नहीं बोल पाती है। इतनी काबिल तो नहीं कि एक कविता से तेरा प्यार बयां कर सकूं। मैं इतनी काबिल तो नहीं कि एक कविता से तेरा प्यार बयां कर सकूं, पर इतनी दुआएं देना तू मुझे कि एक दिन मैं तेरा अभिमान बन सकूं। इतनी दुआएं देना तू मुझे कि एक दिन मैं तेरा अभिमान बन सकूं। ये कविता तो मैंने मम्मी के लिए लिखी थी। अब एक और कविता है, वो छोटी सी है, वो मैंने पापा के लिए लिखी थी, वो भी आपको मैं सुनाती हूँ। मेरे पापा जी हैं, उनके लिए मैंने वो कविता लिखी थी, तो अब वो सुनाती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे की कहानी। उसकी लाइन कुछ ऐसे है कि जिसने मेरी हर मांग को पल भर में पूरा किया। जिसने मेरी हर मांग को पल भर में पूरा किया। जिसने मेरी हर मुसीबत को पहले अपने सर पर लिया। जिसने अपनी ज़रूरतों को दबाकर मुझे दुनिया की हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ क्यों बार बार इंटरप्ट हो जा रहा है, और क्या क्या चाहता नहीं है क्या ये लाइव सेशन कि मैं कंटिन्यू करती जाऊँ पर मैं फिर भी करूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी मेरी दूसरी कविता मैं फिर से सुनाती हूँ, जो मैंने अपने पापा जी के लिए लिखी है। तो वो कविता कुछ ऐसी है कि जिसने मेरी हर मांग को पल भर में पूरा किया। जिसने मेरी हर मांग को पल भर में पूरा किया। जिसने मेरी हर मुसीबत को पहले अपने सर पर लिया। जिसने अपनी ज़रूरतों को दबाकर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी। जिसने अपनी ज़रूरतों को दबाकर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी, और जिसने दूसरों से ज़्यादा मुझ पर भरोसा किया, वो हैं मेरे पापा, मेरी खुशियों का पिटारा।
तो ये थी मेरी दूसरी कविता, छोटी सी थी, आई नो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पोएम्स के पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो ये जो 2 कविताएं हैं ये मैंने तब लिखी थी जब मैं भोपाल में रह रही थी। अब मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज तो सीधी से ही किया है, तो भोपाल में जब गई तो मेरे लिए वो पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जब मैं अपने घर से दूर कहीं रहकर अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, काइंड ऑफ। तो जब ऐसी सिचुएशन थी तो मेरे लिए तो ये पहली बार का था कि मैं अपने घर से निकलकर अकेले रह रही हूँ, वहाँ कोई नहीं है मेरा अपना। और ऐसे में मुझे घर वालों की, अपने घर की, अपने मम्मी पापा की, फ्रेंड्स की, सीधी की बहुत याद आती थी, बहुत ज़्यादा याद आती थी। बहुत मिस करती थी मैं सीधी को, और अपने फैमिली मेम्बर्स की, सीधी की, और इन सारी चीज़ों की अहमियत मुझे वहाँ रह कर के समझ में आ गई थी कि हाँ, कितना अमूल्य है ये सब मेरे लिए। तो वहाँ पे जब मैं थी तो उस वक्त जब मैं दुखी हो जाती थी तो मैं पेपर पेन उठाती थी और जो जो ख्याल आते थे उतार देती थी उसे, बस। तो इस वजह से जब मैं वहाँ थी और जब मैं दुखी होती थी तब मैं कुछ ना कुछ ऐसे लिख देती थी, तो बेहतर होता था। मैं ओवर थिंक नहीं करती थी, क्योंकि मैं जब भी कुछ सोचती थी, ऐसा बुरा लग रहा होता था, रोने जैसा हालत हो जाती थी, तो मैं अगर पेपर पेन उठा करके कुछ लिखने लगती थी तो मेरे लिए वो बेहतर हो जाता था, अच्छा रहता था। मैं फिर आराम से लिख लिया मैंने तो मेरे इमोशंस उसमें उतर गए, तो मैं परेशान नहीं होती थी ज़्यादा। ओके, तो अब आपको अपने लाइव आने की कहानी बताऊं मैं कि हाँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लाइव क्यों आई हूँ, क्या कैसे है, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो लाइव आने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे जीजा जी। फ्राइडे को, आज संडे है ना, फ्राइडे नाइट को मुझे जीजा जी का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, जीजा जी का नाम तो बता दूं मैं, मेरे जीजा जी का नाम है मिस्टर पूरन भरद्वाज जी फ्रॉम सतना। वो है मेरे जीजा जी। तो उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि सृष्टि संडे को, नहीं, उन्होंने ऐसे शुरुआत की कि सृष्टि तुम कविता पढ़ती हो ना? मैंने कहा हाँ जीजा जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो फिर संडे को लाइव में आना है तुम्हें। मैंने कहा अच्छा, क्यों, क्या? थोड़ा ऐसे मुझे 1 सेकंड मुझे थोड़ा बताइए कि क्या कैसे है, तो उसके बाद मैं समझ पाऊँ कि क्या करना है क्या नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझाई कि इस संडे को हम चाह रहे हैं कि कोई कविता पढ़े और इसी से रिलेटेड पूरा लाइव जाए संडे का। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जब सब कुछ समझा दिया, मैं समझ गई। आई वाज लाइक ठीक है, ओके। इसके बाद अब इस लाइव में आने के लिए मुझे किसने इंस्पायर किया, मुझे किसने मोटिवेट किया, किसने सपोर्ट किया, ये मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे इंस्पायर किया है लाइव में आने के लिए मेरी मौसी ने और मेरी भाभी ने। मेरी मौसी का नाम है मिसेस उत्तरा वर्मा जी, जो कि ना सिर्फ एक सोशल वर्कर हैं बल्कि बहुत ही अच्छी वक्ता भी हैं। और अगर मोटिवेशन की बात की जाए तो उनसे बेहतर मोटिवेशन कोई नहीं करता है सीधी में। बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो, बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट करती हैं उनके काम के प्रति, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहा हो। तो मेरी मौसी जो हैं, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली लाइव में आने के लिए, क्योंकि जब उनका आया हुआ था लाइव, वो काफ़ी पहले, 6 महीने पहले का लाइव है उनका, ऐसा आज मैं देख रही थी तो उसमें 6 महीने पहले लिखा हुआ था। तो मेरी मौसी तो काफ़ी पहले आ चुकी हैं। तो जब मैंने उनका लाइव देखा तो तभी मैं इंस्पायर हुई थी उनसे कि दैट्स सो नाइस, वो बहुत अच्छे से बोल रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्या कैसे है। तो उनसे इंस्पायर हुई मैं। उन्होंने समाज के बारे में बताया, हमें समाज की महत्ता के बारे में बताया, समाज में रहकर हमें क्या लाभ मिलते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं तो कितना ज़रूरी है समाज हमारे लिए, ये सारी बातें उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाई थी। इसके बाद मेरी भाभी है, मेरी भाभी, मेरी बड़ी भाभी, सबसे बड़ी भाभी सुरेखा वर्मा जी, वो भी सीधी में ही रहती है। यही 2 लोग हैं सीधी से जो बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों, मेरी मौसी जी और मेरी बड़ी भाभी जी। इन दोनों ने मुझे इंस्पायर किया। तो अब मैं अपनी बड़ी भाभी जी के बारे में बताती हूँ। सुरेखा वर्मा जी नाम है उनका। वो अभी रिसेंट में ही, कुछ दिन पहले ही लाइव आई थी। वो कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं इस समय पर। और वो जब लाइव आई थी, उनके बारे में एक ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि वो एक अच्छी वक्ता भी हैं और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सोशल लेडी हैं। उनके बारे में अगर एक तारीफ उनकी करना चाहूँगी मैं,
कि वो अपने काम के साथ साथ समाज में कैसे सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें कैसे बैलेंस करके चलनी है, ये कोई उनसे सीखे। वो अपने जॉब को भी अच्छे से सेटल कर लेती है, सब उसको भी हैंडल कर लेती है, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी हैंडल कर लेती है, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करके वो रख लेती हैं। ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। दैट्स रियली ग्रेट। उनसे ये चीज़ सीखने लायक है कि आप सारी चीज़ों को समेट के एक साथ कैसे चल लेती हैं, कैसे सब कर लेती हैं आप ये। तो वो जब आई थी लाइव में तो उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली मुझे कि वो आई, उन्होंने अपने विभाग के बारे में, शिक्षा विभाग में जहाँ भी वो कार्यरत हैं उसके बारे में सब कुछ बताया कि क्या कैसे वो करती हैं, क्या कैसे होता है, और ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई। तो इंस्पिरेशन तो मेरी ये दोनों हैं। इनके अलावा सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट मुझे मिला है मेरे जीजा जी पूरन भारद्वाज जी से और राजकिशोर जी से। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि सृष्टि जी आप आइए, आप लाइव में बोलिए और अपनी बातों को शेयर करिए, हमें अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाइए, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मोटिवेशन की अगर बात करूं तो मोटिवेट किया है मुझे मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे सारे रिलेटिव्स ने। जब पोस्टर आ गया था मेरा कि हाँ मेरा लाइव आने वाला है, तो लोगों के कमेंट्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और अभी आप जो जनता मुझे देख रही है, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मैं मोटिवेशन से एकदम फूल चुकी हूँ, मैं बिल्कुल घबरा नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं ऐसे ही जो मन में आ रहा है वो खुल करके बोल पा रही हूँ। तो आप सबने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा मोटिवेट हो करके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब लाइव को हाँ ज़्यादा ना खींचते हुए मैं अपनी हाल ही में लिखी हुई एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। ये वापस से इंटरप्ट ना हो जाए उससे पहले मैं अपनी कविताएं ख़त्म करके जाऊंगी आज। तो मेरी ये लास्ट कविता है, इसके बाद मैं एंड कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। तो एक और कविता मैं सुनाती हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंट में ही लिखी है। वो कविता की कुछ लाइनें कुछ ऐसी हैं कि भिन्न धर्मों जातियों से प्रेम मन मेरा करे, भिन्न धर्मों जातियों से प्रेम मन मेरा करे, हर कला और संस्कृति में सीख की इच्छा रहे, हर कला और संस्कृति में सीख की इच्छा रहे, ध्यान में हर पल रहे मेरे शूरवीरों की कथाएं, देश हित की भावना से युक्त मन मेरा रहे, ध्यान में हर पल रहे मेरे शूरवीरों की कथाएं, देश हित की भावना से युक्त मन मेरा रहे। स्वतंत्र देश की कामना में जिसने खुद को झोंक डाला, स्वतंत्र देश की कामना में जिसने खुद को झोंक डाला, आज उसका नाम लेकर प्रेरणा खुद में भरें, देश हित की भावना से युक्त मन मेरा रहे, देश हित की भावना से युक्त मन मेरा रहे। ये मैंने हाल ही में ही लिखी है कविता। हाँ जी बिल्कुल, मैं अब रिज्यूम कर दूंगी, कर रही थी मैं, वो हो नहीं रहा था, दिक्कत आ रही थी। तो हाँ ये कविता मैंने हाल ही में ही लिखी है। जब मुझे ये पता चला था, पोस्टर आ गया था, तब मुझे पता चला कि अच्छा इंडिपेंडेंस डे वीक जो आ रहा है, जो स्टार्ट होने वाला है संडे से, वो इसका थीम है, तो मुझे एटलीस्ट इंडिपेंडेंस डे पर तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने तब ये कविता लिखी थी और बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रही थी मैं ये कविता लिखते वक्त कि हाँ मैं एक भारतवासी हूँ। अब इस कविता के बाद हाँ अब मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ अपने इस लाइव को कि इस साल हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे और इस दिन हम अपने शूरवीरों की कथाएं, उन्होंने जो भी अपने बलिदान किए उन सभी को याद करते हैं और शूरवीरों को नमन भी करते हैं। अब ऐसे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होती हैं और बहुत सारी बातें नहीं पता होती। बहुत सारे ऐसे शूरवीर हैं जो जिनके नाम हम जानते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया है, उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी शूरवीर हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितना उनसे हो सका उतना किया, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जान भी दे दी देश के लिए। तो ऐसे शूरवीरों को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम है और मेरा नमन है। ऐसे शूरवीरों के लिए
इज्जत ही इज्जत है हम सभी के मन में। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। हम आज जहाँ पे हैं, हम आज़ाद भारत में बैठे हैं और इतने खुशी से सब कुछ कर पा रहे हैं, जो हमारा मन करता है हम वो करते हैं। आज़ादी की जो वैल्यू है उसको हम आज की डेट में उतना नहीं समझते जितना उस समय के लोगों के लिए आज़ादी की क्या वैल्यू थी वो वही समझते हैं। तो आज हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके लिए बहुत उन्होंने हेल्प करी है। और उसके अलावा हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी वजह से ही हम शांति से अपने घर में बैठ पाते हैं, आतंकवादियों से या फिर देश की और समस्याओं से ना डरते हुए अपने घर में आराम से चैन से अपना जीवन गुजर बसर कर पाते हैं। अब इनके अलावा मैं कुछ और कहना चाहूँगी कि एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी आज एक प्रण लीजिए। ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे वीक स्टार्ट हो गया है, तो अपने मन में जो देश हित की भावना है उसको बढ़ाते हुए एक प्रण लीजिए कि हम सभी धर्मों, वर्णों और जातियों की इज्जत करेंगे, सबको अपना समझेंगे, अपने जैसा समझेंगे और स्पेशली सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। सब हमारे ही जैसे हैं और जितना हम सबके साथ रहेंगे, सबसे घुल मिल करके रहेंगे, उतना ही हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत आसान होगा। बहुत ये जो एकता की भावना है, एकता की जो शक्ति है वो कितनी अच्छी हो सकती है, ये भारत के लोगों से बेहतर और कौन समझ सकता है यहाँ, क्योंकि इतनी भाषाएं, इतनी ज़्यादा विविधता है, फिर भी सब साथ में रहते हैं और इतने अच्छे से रहते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें भारतवासी हो करके। अब एट लास्ट मैं समापन करना चाहती हूँ इस लाइव सेशन का। तो समापन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का जो मेरे साथ लाइव में जुड़े। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी बड़ों का, मेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे सारे रिलेटिव्स जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया, उन सभी को थैंक यू सो मच कि मैं इस लाइव में आऊँ, लाइव में अच्छे से बोल पाऊँ। ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे जितना भी सपोर्ट और मोटिवेट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मैं अपने जीजा जी पूरन भारद्वाज जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी बहुत ज़्यादा। और उनके अलावा राज किशोर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेलेक्ट किया कि मैं आऊँ, अपनी कविताएं सुनाऊँ और आप सभी को बता पाऊँ अपने मन की बातें। ये उनका भी मेरा दिल से शुक्रिया। और मेरे पेरेंट्स का, मेरे दादाजी का, मेरे ताऊ जी, मेरे बड़े पापा, इन सब का भी बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ मैं कि इन सभी का सपोर्ट हमेशा से रहा है मुझे, तभी मैं आज यहाँ पर प्रेजेंट हूँ आपके सामने इस लाइव सेशन में। और इसके अलावा एट लास्ट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं इस लाइव सेशन में आई, मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली युवाओं से, युवा पीढ़ी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी भी, जिसके अंदर भी कुछ भी कला है या फिर किसी के अंदर कुछ भी है, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होता कि उसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। हर एक इंसान स्पेशल होता है कहीं ना कहीं। तो आपके अंदर जो भी स्पेशलिटी है उसको अपना टॉपिक बनाइए। आप इन राजकिशोर जी को बताइए कि ऐसा ऐसा है, तो वो आपको फिर टॉपिक देंगे उस बारे में। या फिर आप एटलीस्ट ये तो बताइए कि आप भी आना चाहते हैं लाइव सेशन में, तो राजकिशोर जी आपकी पूरी सहायता करेंगे कि आपको आपके बारे में पहले जानेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक दे देंगे। फिर आप आराम से लाइव सेशन में आइए और लोगों से जुड़िए, सबको बताइए अपने बारे में। और इस लाइव सेशन में जुड़ने से काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, काफ़ी सारे लोगों से जुड़ने और लोगों को जानने का मौका मिलेगा। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो एट लास्ट थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय निकाल करके। स्पेशली जो लोग स्टार्टिंग से अब तक जुड़े रहे हैं मुझसे, उन सभी लोगों का स्पेशली मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोग जुड़े रहे। 2 बार इंटरप्ट हुई है मेरी वीडियो, उसके बाद भी आप लोग मुझसे जुड़े रहे। आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुभ रात्रि।